नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। क्योंकि दोस्तों, आज की तारीख में जबकि सोचा जाता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और साथ में इनको निशाना बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सबमरीन है, मिसाइल्स है, उनका आज की तारीख में जो इस्तेमाल है वो किया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बाद भी भविष्य में एक मैसिव स्केल के ऊपर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इनको बनाया जाएगा और साथ में इनको ऑपरेशनल किया जाएगा। और आने वाले समय में जो बड़े सुपर पावर के तौर पर अपने आप को देखना चाहते हैं देश, वे अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दुनिया में एक मिलिट्री बेस की तरह काम करते हैं, जैसा कि यूएस चाइना के खिलाफ इनको इस्तेमाल करता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसे मैंने पार्ट 1 के तौर पर रखा था, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो रिमेनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर बच गए थे उनको अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आ जाता है जॉन एफ कैनेडी। इसे CVN 79 के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो ये फोर्ड क्लास का एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इससे पहले भी जो USA है वो यहाँ पर इस क्लास का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे USS जेराल्ड आर फोर्ड के नाम से जाना जाता है, उसको यहाँ पर रेडी कर चुका है। तो ये जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर $12 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है, जो कि इस क्लास के पहले शिप से भी ज़्यादा होगी। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 1 लाख टन तक होगा और ये US के सुपर कैरियर्स की तरह यहाँ पर न्यूक्लियर पावर्ड होगा। और इसकी जो स्पीड है वो लगभग 57 किलोमीटर पर आवर तक रहेगी। और ये अपने साथ 80 से 90 जो एयरक्राफ्ट है उनको कैरी करने में सक्षम होगा, जिसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ जो F-35 जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट हैं वे भी यहाँ पर रहेंगे। तो न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड रहेगी और साथ में ये 20-25 साल तक बड़ी आसानी से कहीं पर भी यहाँ पर आ जा सकता है। और इसको 2019 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था और अब तक इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो प्रोग्रेस है वो हो चुकी है और ये ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट होने के कगार पर है। और इस सब के बाद इसकी जो टेस्टिंग है उसमें भी यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है वो पहले ही जो USS जेराल्ड आर फोर्ड है उसमें टेस्ट हो चुकी होगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है USS एंटरप्राइज, जिसे CVN 80 के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे भारत पहले INS विक्रांत को यूज़ करता था और अब हमने उसको रिटायर करके एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, उसको भी सेम यहाँ पर यही नाम दिया है। तो सेम US भी अपना पुराना नाम इस एयरक्राफ्ट कैरियर को देगा। तो 2017 में इसकी जो स्टील कटिंग सेरेमनी है वो हुई थी और ये एक फोर्ड क्लास का ही एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो USA इसको 2025 तक लॉन्च करना चाहता है और इसके साथ 2028 तक इसे कमीशन करने का प्लान है। तो दोस्तों, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर 1,10,000 टन तक हो सकता है और इसमें 2 पावरफुल जो A1B न्यूक्लियर रिएक्टर है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सब के बाद ये भी लगभग 80 से 90 जो फाइटर जेट है उनको कैरी करने में कैपेबल होगा। तो शायद से इसके ऊपर जो अमेरिकन FA-XX फाइटर जेट है, जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट है, उनको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उस समय तक जो USA का 6th जनरेशन का फाइटर जेट है वो भी शायद से आ चुका हो। तो इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद इस लिस्ट में थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आ जाता है CVX या फिर LPX-2। तो इसे जो साउथ कोरिया है वो यहाँ पर प्लान कर रहा है और इसके लिए इसी हफ्ते जो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री है और साथ में HHI है यानी कि ह्यूंडई हैवी इंडस्ट्री, इन दोनों ने एक समझौते के ऊपर साइन किए हैं। और इस सब के बाद यहाँ पर जो साउथ कोरिया में मोडेक्स 2021 शो चल रहा है वहाँ पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का एक जो स्केल मॉडल है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके ऊपर F-35 को दिखाया गया। इसके अलावा कुछ अनमैन्ड व्हीकल्स को भी दिखाया गया, एडवांस हेलीकॉप्टर को भी दिखाया गया। तो इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें UK के एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह ही 2 कंट्रोल रूम होंगे और इसके अलावा उसकी तरह ही जो स्की जंप है वो भी यहाँ पर होगी। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 45,000 टन तक होगा, यानी कि दोस्तों जो INS विक्रांत है उसके समान ही इसका जो वेट है वो यहाँ पर होगा। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर विक्रांत की बजाय काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। जो UK का आप क्वीन एलिजाबेथ देखते हैं उसका आप एक छोटा वेरिएंट यहाँ पर इसे कह सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकता है और इसके अलावा ये लगभग 20 F-35 को कैरी करने में कैपेबल होगा, जो कि स्टेल्थी फाइटर जेट है
और इस सब के बाद ये एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसे 2022 या 23 में इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू होगा और 2033 तक इसे कमीशन करने का यहाँ पर जो साउथ कोरिया है उनका प्लान है। तो दोस्तों इस सब के बाद ये भारत के लिए भी एक जो है बेटर चॉइस यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा कोचिन शिपयार्ड है उन्होंने यहाँ पर ऑफर दिया है कि वे जो INS विक्रांत है उसका एक सिस्टर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। तो भारत यहाँ पर इस डिज़ाइन को कंसिडर कर सकता है और इसको देखते हुए एक और जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पर बना सकता है। तो इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाना चाहता है। तो बात करें इस लिस्ट की चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर की तो वो होगा चाइना का टाइप 005। तो देखिए दोस्तों ये एक चाइना का सुपर और साथ में हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि 1,10,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगा और ये एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और चीन इसके ऊपर से जो डायरेक्ट FC-31 या फिर J-31 है उसको यूज़ कर सकेगा। और जो चाइना है उसने यहाँ पर J-31 के एक नेवल वेरिएंट के ऊपर भी जो है काम शुरू कर दिया है और इसके अलावा उसमें यहाँ पर जो कमियां हैं उनको भी निकालना यहाँ पर शुरू कर दिया है। जो चाइना में एयर शो चल रहा था वहाँ पर उसका एक स्केल मॉडल भी दिखाया गया था। तो ये अपने साथ 70 से लेकर के 100 एयरक्राफ्ट को कैरी करने में कैपेबल होगा। और दोस्तों इस सब के अलावा हो सकता है कि जब तक ये बनकर तैयार हो उस समय तक जो चीन है वो SU-33 की कॉपी जिसे J-15 के नाम से जाना जाता है उसे यहाँ पर रिप्लेस भी कर दे। और इस पर से जो चीन है वो KJ-600 जैसे अवॉक्स के साथ जो यहाँ पर स्पेशल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है उनको भी यहाँ पर ऑपरेट कर सकेगा क्योंकि इसमें कैटोबार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ से जो हैवी एयरक्राफ्ट है उनको भी यहाँ पर लॉन्च किया जा सकेगा। और दोस्तों चीन जो है वो 2030 तक 6 और साथ में 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनल करना चाहता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर खुद अब चीन की माने तो हो सकता है कि 2030 वाला उनका जो यहाँ पर एम है वो यहाँ पर पूरा ना हो पाए क्योंकि जो टाइप 005 है ये शायद से 2030 के बाद ही आएगा। तो दोस्तों इसके बाद इस लिस्ट में जो 5th एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो होगा CVN-82। तो दोस्तों इससे पहले यहाँ पर CVN-81 भी आता है जिसे 2025 या 26 में कमीशन कर लिया जाएगा और उसे डोरिस मिलर के नाम से भी जाना जाता है। तो उसकी डिटेल्स मैंने पार्ट 1 में यहाँ पर दी है। तो ये जो CVN-82 है ये अभी ऑर्डर पर है और अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है लेकिन इसको भी 2034 से 35 तक कमीशन करने का प्लान है। और इस पर से तो जो USA है वो डायरेक्ट जो FA-XX है उनको यहाँ पर ऑपरेट कर सकेगा क्योंकि उस समय तक उसकी जो डिलीवरी है वो भी शुरू हो चुकी होगी। और इसके अलावा हो सकता है कि FA-18 जो सुपर हॉर्नेट है उनको भी यहाँ पर जो है रिटायर करना शुरू कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये फोर्ड क्लास के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकता है क्योंकि उस समय तक यहाँ पर जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वे भी यहाँ पर जो है इंस्टॉल इसमें हो सकेंगे। तो इसके बाद अगला एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आ जाता है PA-2। तो देखिए दोस्तों ये एक फ्रांस का प्रोजेक्ट था जो कि यहाँ पर कैंसिल हो चुका है 2013 में, लेकिन इसे मैंने एडिशनली इसलिए ऐड किया है कि ये भारत के लिए एक बेटर चॉइस यहाँ पर हो सकता है और इसके बारे में आप सबको जो जानकारी है वो मिलनी ही चाहिए क्योंकि जो भारत का INS विशाल है उसके लिए ये एक बेटर चॉइस यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले तो इसको पोर्ट एवियंस 2 के नाम से जाना जाता था और ये UK के जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके ऊपर बेस्ड होता। और इस सब के अलावा इसमें जो UK के एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें स्की जंप का इस्तेमाल किया जाता है उसकी बजाय इसमें जो फ्लैट डेक है उसका इस्तेमाल किया जाता और कैटोबार सिस्टम भी इसमें होता और ये लगभग 75,000 टन का एक सुपर कैरियर होता। लेकिन दोस्तों 2013 में इसे कैंसिल कर दिया गया था। तो इसे कैंसिल करने के पीछे जो बड़े कारण दिखाई देते हैं उनमें से सबसे पहला तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बजट है वो हो सकता है। आज की तारीख में भी जो फ्रांस है वो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर जो बजट है उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस कर रहा है। और इस सब के अलावा ये लगभग इतना ज़्यादा भारी एयरक्राफ्ट कैरियर होता और साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये केवल 40 फाइटर जेट को ही ले जा सकता था। और इस सब के बाद जो फ्रांस है वो यहाँ पर कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर की बजाय एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना चाहता था। लेकिन अब फ्रांस एक और न्यूक्लियर पावर्ड और साथ में सुपर
पर कैरियर को 2035 या फिर 38 तक कमीशन करने का प्लान यहाँ पर रखता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और पार्ट 1 भी आप जरूर से देख लीजिएगा, उसका जो लिंक है वो आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।